हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका सीपी क्लासेस में। आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर से है। आज हम शुरू करने वाले हैं अपने वीडियो के अंदर। चैप्टर का नाम है कंट्रोलिंग। ठीक है, उससे पहले डायरेक्टिंग वाला चैप्टर अभी हमने ख़त्म किया था। आई होप आप सब ने उसके वीडियोस देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप पूरा की पूरा डायरेक्टिंग का चैप्टर समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि कंट्रोलिंग वाले चैप्टर में क्या होता है और कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या होता है। देखिए, मैनेजमेंट के जो प्रोसेस होता है उसके अंदर सबसे पहला फंक्शन होता है प्लानिंग का, जिसके अंदर हम अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से टास्क को डिसाइड करते हैं, मतलब कि एक्टिविटीज़ को डिटरमाइन करते हैं जिनकी वजह से हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकता है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर करते हैं हम ऑर्गेनाइजिंग, जिसके अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट क्रिएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पोस्ट क्रिएट करने के बाद स्टाफिंग वाले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि स्टाफिंग के अंदर उन पोस्ट को फिल किया जाता है, और स्टाफिंग करने के बाद कंपनी जाती है डायरेक्टिंग वाले फंक्शन के अंदर, जिसके अंदर वो गाइड करती है लोगों को जैसे वो काम करेंगे। अब लास्ट में आपने गाइड कर दिया, उसके बाद आपके लिए ज़रूरी है कि उनके काम को चेक किया जाए, उनकी परफॉर्मेंस को एसेस किया जाए और उनकी कमियों को ढूंढा जाए, ताकि रेमेडियल एक्शंस लिए जा सकें टाइम पर। ऐसा क्यों करूंगा मैं? ताकि मेरे गोल्स जो हैं वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो जाएं, इकोनॉमिकली मेरे गोल्स अचीव हो जाएं, मैं उनकी प्रोग्रेस को जज कर पाऊं कि कहां पर कमी रह गई है और कहां पर मुझे रेमेडियल स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। सो कंट्रोलिंग का मतलब क्या हुआ? फॉर अचीविंग डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, द रियल प्रोग्रेस ऑफ द वर्क शुड बी असेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम so that actual progress becomes as per expected progress. And after that we try to find out deviations if there is any problem, so that we can take out and find out the causes of those deviations, and in the last we will take corrective actions. corrective action क्यों लेना ज़रूरी है? ताकि जो गलतियां आपने पहले करी हैं अब आप वही गलतियां रिपीट ना करो। तो कहने का मतलब है कंट्रोलिंग के अंदर मुझे क्या करना होता है, जैसा मैंने काम सोचा था मैं चेक करूंगा क्या मेरे रिजल्ट्स जो अब आए हैं क्या मेरे जैसा मैंने सोचा था उसके हिसाब से हैं। अगर मेरे काम का रिजल्ट मेरे सोचे हुए रिजल्ट के हिसाब से नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करनी पड़ेंगी कि ऐसा क्यों हुआ, एंड उन प्रॉब्लम्स को मैं किस तरीके से दूर कर सकता हूं, ताकि जो प्रॉब्लम मैंने आज फेस की है वो प्रॉब्लम मुझे दोबारा से फ्यूचर में फेस ना करनी पड़े। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी कार मैन्युफैक्चर करती है, अब उस कंपनी का टारगेट था कि इस महीने के अंदर हम 50,000 कार का प्रोडक्शन करेंगे, बट जब मंथ एंड हुआ तो कंपनी ने पाया कि सिर्फ 48,000 कार्स का ही प्रोडक्शन हो पाया। अब कंपनी यहाँ पर रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करेगी कि 2,000 कार का प्रोडक्शन कम क्यों हुआ। क्या पता रीज़न निकला कि फॉर एग्जाम्पल की मशीन ब्रेक डाउन हो गई थी, मशीन में खराबी आ गई थी, या वर्कर्स उतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थे उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने कारण का पता लगाया, अब कंपनी सॉल्यूशन ढूंढेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मशीन खराब होना कारण था तो कंपनी फ्यूचर में एक्शंस लेगी कि मशीन में जो प्रॉब्लम आई थी उस मशीन की मेंटेनेंस करवाई जाए, दोबारा से वो प्रॉब्लम अराइज ना हो। और अगर मशीन बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है तो उनकी जगह पर कंपनी नई मशीन्स लेकर आएगी। और एक रीज़न कंपनी को हो सकता है ये भी मिल जाए कि वर्कर्स उतने ज़्यादा बढ़िया नहीं है हमारे पास, या उनके अंदर उतनी ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो कंपनी क्या कर सकती है, उन वर्कर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज कर सकती है ताकि उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। इस तरीके से कंपनी में जो प्रॉब्लम आज आई है वो फ्यूचर में नहीं आएगी। तो कंट्रोलिंग का मीनिंग क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कंट्रोलिंग के क्या क्या फीचर्स होते हैं। देखिए, पहला फीचर है कंट्रोलिंग का, कंट्रोलिंग इज अ गोल डायरेक्टेड या गोल ओरिएंटेड फंक्शन। यानी कि कंट्रोलिंग का पर्पस क्या रहता है, कंट्रोलिंग हमेशा ये कोशिश करती है कि जो भी आपने काम अचीव किया है वो आपके प्लान के हिसाब से होना चाहिए। प्लान के हिसाब से मतलब आपके गोल जो आपने अचीव करने के सोचे थे क्या वो अचीव हुए नहीं हुए। कंट्रोलिंग का पूरा की पूरा फोकस इसलिए गोल्स अचीवमेंट पर रहता है। सेकंड फीचर आता है कंट्रोलिंग इज ऑल परवेसिव। यानी कि कंट्रोलिंग करना सिर्फ टॉप लेवल वाले लोगों का काम नहीं है। जितने भी लोग एक मैनेजमेंट के अंदर होते हैं, चाहे वो टॉप लेवल पर हो, चाहे मिडल पे हो, चाहे लोअर लेवल पर हो, सभी लेवल्स के लोगों को कंट्रोलिंग का फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है, एंड दैट टू ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो सिर्फ एक बंदा सोचे जी ये तो टॉप वालों का काम है सिर्फ, तो वो गलत सोच रहा है।
किसी भी इंसान का जो भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है उन सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो कंट्रोलिंग फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म करें। तीसरा फीचर आता है कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग भी है और कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी है। देखिए कंट्रोलिंग के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ आज की जो परफॉर्मेंस है मेरी, क्या वो मेरी सोची हुई परफॉर्मेंस के हिसाब से है, यानी कि क्या मेरा एक्चुअल परफॉर्मेंस मेरी प्लान्ड परफॉर्मेंस के हिसाब से है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बैकवर्ड देख रहा हूँ कि जैसा मैंने सोचा था क्या काम वैसा हुआ कि नहीं हुआ। और कंट्रोलिंग फॉरवर्ड भी है, बिकॉज मैं क्या कर रहा हूँ, कंपैरिजन करने के बाद मैं प्रॉब्लम्स फाइंड आउट कर रहा हूँ ताकि फ्यूचर में मुझे ये प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े, फ्यूचर मेरा इंप्रूव हो जाए। नेक्स्ट फीचर आता है कंट्रोलिंग का, कंट्रोलिंग एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अब ऐसा नहीं है आपने आज कंट्रोलिंग करी और कल आप बोलो जी आप कंट्रोलिंग की ज़रूरत नहीं है। ये एक बार का काम नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन में लगातार चलता रहता है जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करती है। कंट्रोलिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल द टाइम्स बिकॉज द प्रोग्रेस इज टू बी मेजर्ड कॉन्टिन्यूसली। भाई आप काम कर रहे हो तो आप बार बार उसको मेजर करोगे ना। स्कूल में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस को बार बार मेजर किया जाएगा ना टेस्ट लेकर। जब बच्चा स्कूल से चला गया या वो स्कूल बंद हो गया, अब कौन तो परफॉर्मेंस मेजर करेगा और किसकी करेगा। इसीलिए जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक कॉन्टिन्यूसली कंट्रोलिंग का फंक्शन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे कंट्रोलिंग की क्या इंपॉर्टेंस है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंट्रोलिंग क्यों ज़रूरी है। देखिए सबसे पहली चीज़ कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस में सबसे पहला पॉइंट आएगा, कंट्रोलिंग विल हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब देखिए पहले फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट में प्लानिंग करते हैं ना। अब आप प्लानिंग किस चीज़ की करते हो, ऑफ कोर्स आपने जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बनाए हैं आप उनके लिए प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से वो गोल अचीव किए जाएंगे। अब जब कंट्रोलिंग करते हैं हम आकर, तो कंट्रोलिंग में क्या करता हूं, मैं ये देखता हूं जितनी भी एक्टिविटीज़ मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही हैं क्या वो मेरे प्लान के हिसाब से हैं, क्या जैसा मैंने सोचा था वैसा रिजल्ट आया। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था 50,000 का प्रोडक्शन करना वॉज माई गोल, कि 50,000 का प्रोडक्शन कार्स का एक मंथ में होना चाहिए। अब हुआ प्रोडक्शन कितना, 48,000 का। मैंने क्या करा, मैंने कंपैरिजन कर लिया। अब कंपैरिजन करने से मुझे एटलीस्ट ये पता लग गया कि यार कहाँ पर प्रॉब्लम है, ताकि अगले महीने दोबारा जब मेरा टारगेट बनेगा तो वो प्रॉब्लम मुझे फेस ना करनी पड़े। तो अगर सारी की सारी एक्टिविटीज़ एज पर प्लान चलेंगी तो मेरे गोल्स अचीव करने में डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने गोल्स को अचीव कर लूँगा। तो ये पहली इंपॉर्टेंस हो गई कंट्रोलिंग की। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, इसका नाम है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड्स। देखिए आपने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं, आपने जब स्टैंडर्ड सेट किए थे हो सकता है उस टाइम पर इन्वायरमेंट कुछ और था, उस टाइम पर माहौल कुछ और था, बट जैसे जैसे टाइम बीता इन्वायरमेंट क्योंकि चेंज होता रहता है, तो कंट्रोलिंग के थ्रू आपको ये भी पता लग सकता है कि जो मैंने स्टैंडर्ड सोचा था, जैसा मैंने आउटपुट आने के बारे में सोचा था, क्या वही आउटपुट आज के माहौल के हिसाब से आ सकता है। तो माइट भी इस सिचुएशन में अगर आपको लगेगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप अपने स्टैंडर्ड्स को भी रिवाइज कर सकते हैं। जैसे 50,000 का प्रोडक्शन अगर कार का करना था, ये आपने एक स्टैंडर्ड सेट करा था कि इतना प्रोडक्शन हम करेंगे, बट आपको पता लगा जी 48,000 का ही प्रोडक्शन हो पाया, जबकि प्रोडक्शन करते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, सब कुछ स्मूथली चल रहा था। तो 2,000 का डेविएशन क्रिएट हो गया। अब आपका बॉस आपको बोल सकता है एक काम करते हैं, चलिए हम स्टैंडर्ड को ही रिवाइज कर लेते हैं, 50 की जगह स्टैंडर्ड को 48 कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर आपने 48,000 स्टैंडर्ड मतलब 48,000 कार का प्रोडक्शन करने का ही स्टैंडर्ड बना लिया। तो कंट्रोलिंग की वजह से आपने कंट्रोलिंग क्योंकि अच्छे से परफॉर्म की तो आपको समझ में आया यार स्टैंडर्ड 50,000 का नहीं था हमारा, हमें 48,000 पर ही रखना चाहिए था। तो व्हाट यू डिड इज आपने अपने स्टैंडर्ड को रिवाइज कर लिया सो दैट वो आज के माहौल के हिसाब से एडजस्ट हो जाए। ओके, उसके बाद चलते हैं अगली इंपॉर्टेंस पे जिसका नाम है मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। कंट्रोलिंग के अंदर ये कोशिश करी जाती है कि जो लोग हैं वो अपनी मर्जी से काम को डिले ना करें, किसी भी तरह के रिसोर्सेज की वेस्टेज ना हो। देखिए जब मुझे पता है कि मेरे ऊपर एक बॉस है और मेरी परफॉर्मेंस को वो जज करेगा और उसके अगेंस्ट ही मेरी प्रमोशन वगैरह होगी, मेरी सैलरी बढ़ेगी, तो आप खुद सोचिए क्या मैं
गलत काम करूँगा, क्या मैं अपनी परफॉर्मेंस को गिराऊंगा? नहीं। क्योंकि मुझे पता है मेरे ऊपर कंट्रोलिंग की जा रही है, मुझे चेक किया जाएगा, मेरे काम को जज किया जाएगा, तो डेफिनेटली मैं रिसोर्सेज का अपने एंड पर बेस्ट यूज़ करूँगा। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, कंट्रोलिंग इम्प्रूव्स एम्प्लॉई मोटिवेशन। कंट्रोलिंग के अंदर लोग जानते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा, परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा और उसके हिसाब से उनका अप्रेजल होगा। अप्रेजल होगा मतलब उनकी प्रमोशन वगैरह उसके बेसिस पर ही डिसाइड होगी। कंट्रोलिंग के अंदर लोगों को गाइड किया जाता है कि आपके काम में ये कमी रह गई है और इस तरीके से आप उस काम को ठीक कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, दे वुड बी मोटिवेटेड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। उनका जो मोराल है, उनका जो मोटिवेशन लेवल है हमेशा हाई रहता है, क्योंकि उन्हें पता है कंट्रोलिंग के थ्रू उनकी हेल्प की जाएगी ताकि उनकी परफॉर्मेंस बेटर हो सके। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। कंट्रोलिंग फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। देखिए, जितने भी डिपार्टमेंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं वो सब अलग तो है नहीं एक दूसरे से, उन सब का आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है और जब सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से होगा तब जाकर उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स डिपार्टमेंट अपने कस्टमर को सामान टाइम पर पहुंचा पाएगा नहीं पहुंचा पाएगा, वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किस तरीके से प्रोडक्शन कर रहा है। कंट्रोलिंग के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं क्या प्रोडक्शन उस ऑर्डर के हिसाब से हो रहा है, और अगर उस ऑर्डर के हिसाब से प्रोडक्शन नहीं चल रहा है तो हम प्रॉब्लम्स को पता कर सकते हैं और करेक्टिव एक्शन लिया जा सकता है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, सेल्स डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन मेंटेन होगा, दोनों के रिलेशन अच्छे होंगे और उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी डेफिनेटली रिलेशन अच्छे होने की वजह से बहुत अच्छे से अचीव होंगे। कंट्रोलिंग का एक और फायदा होता है, कंट्रोलिंग की वजह से ऑर्डर और डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंटेन रहते हैं। कंट्रोलिंग सिस्टम इंश्योर करता है कि लोग अपना काम रेगुलर बेस पर और अच्छे तरीके से करते रहें। कंट्रोलिंग के थ्रू एम्प्लॉयज़ को पता है कि उन्हें चेक किया जा रहा है, तो थेफ्ट, करप्शन, काम में लेट होना, डिले इन वर्क एंड अनकोऑपरेटिव एटीट्यूड जो होता है एम्प्लॉयज़ का, उसकी हम चेकिंग कर सकते हैं और उसके हिसाब से नेसेसरी स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब बात करते हैं कंट्रोलिंग की क्या लिमिटेशंस होती हैं। सबसे पहली लिमिटेशंस आती है डिफ़िकल्टी इन सेटिंग क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स। देखिए, स्टैंडर्ड्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं क्वांटिटेटिव, एक होते हैं क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव वो होते हैं जिनको आप नंबर्स में सेट कर सकते हैं कि मुझे इतना प्रोडक्शन करना है, दैट कैन बी सेट इन नंबर्स कि 50,000, 60,000, 1 लाख कार्स का प्रोडक्शन करना है, तो आपने नंबर में एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया और आपके लिए कंपैरिजन करना आसान हो गया। बट आप बताइए कि एक एम्प्लॉय का मोटिवेशन लेवल कैसे चेक किया जाएगा, उसके लिए स्टैंडर्ड सेट करना बहुत मुश्किल है। तो क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड सेट करना एक ऑर्गेनाइजेशन में टफ होता है एज कंपेयर टू क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड सेट करना। तो ये एक प्रॉब्लम है कंट्रोलिंग के साथ। दूसरी प्रॉब्लम आती है कंट्रोलिंग के अंदर कि आप के पास एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रॉब्लम है, जो इंटरनल फैक्टर्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं, दैट यू कैन कंट्रोल, बट बाहर ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, टेक्निकल चेंजेस, कंपटीशन में चेंजेस, ये आप कैसे कंट्रोल करेंगे? तो इंटरनल फैक्टर कंट्रोल किया जा सकता है बट एक्सटर्नल फैक्टर को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। एक और लिमिटेशन आती है कंट्रोलिंग की जिसका नाम है रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी कंट्रोल करने के लिए चेंजेस लिए जाते हैं तो उस केस में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हमेशा रेजिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस एरिया में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, अगर आप उसमें सीसीटीवी कैमरा लगवाने का प्रपोजल रखेंगे कि हम सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल करेंगे, तो जितने भी वहाँ पर एम्प्लॉयज़ होंगे वो उस चीज़ को रेजिस्ट कर सकते हैं, उसको वो अपोज करेंगे। लास्ट आती है प्रॉब्लम, कॉस्टली है कंट्रोलिंग को इम्प्लीमेंट करना। कंट्रोलिंग को जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत सारा टाइम भी लगेगा, पैसा भी लगेगा और एफर्ट्स भी लगेगा। छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंट्रोलिंग करना मे बी टफ, बट बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इस काम को बखूबी और बड़े आराम से कर सकते हैं। तो मैनेजर्स को ध्यान रखना चाहिए सिर्फ वही कंट्रोलिंग की टेक्निक्स अपनाएं जिनसे उन्हें लगे कि हमें फ़ायदा होगा। ऐसा ना हो सिर्फ आप कॉस्ट इनकर करते जाएं कंट्रोलिंग के ऊपर बट फ़ायदा कुछ ना दिख रहा हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में आपसे मैंने डिस्कस कर लिया कंट्रोलिंग के फीचर्स, उसकी इंपॉर्टेंस, उसका मीनिंग और उसकी लिमिटेशंस। आज के वीडियो में इतना ही। होप कि वीडियो पसंद आया होगा। चैनल आप रेगुलर देख रहे हैं मुझे पता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल के नोटिफिकेशन के साथ, अभी तक नहीं किया है। और कमेंट करके बताना ज़रूर कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको टॉपिक के अंदर।
मैं डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।